नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 का चुनाव सबके केंद्र में है, यानी कि केंद्र की सरकार के लिए सभी सपने सजाकर बैठे हैं। चाहे INDIA गठबंधन की बात करें या फिर NDA की बात करें, अब इन दोनों बड़े गठबंधन में बड़े बड़े घटक दल हैं और छोटे घटक दल भी। ये दोनों मिलकर अब सत्ता की गाड़ी को विकास की पटरी पर दौड़ाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन ये सपना कितना पूरा होता है तो आप बताएंगे। इसलिए नेताओं की बातों को सुनना जरूरी है। आइए 24 की खबर में बताते हैं कि साल 2023 के अंतिम महीने में क्या कुछ कहा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले अमित शाह की बात करेंगे, जहां पर जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर कहा गया कि मैं यहां जो विधेयक लेकर आया हूं वो उन लोगों को न्याय दिलवाने और उनका अधिकार दिलवाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है। न्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना। शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है और आज देश के प्रधानमंत्री वो बन गए। वे गरीबों का दर्द समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस धरती पर आगमन हुआ है। आज मैं ये कह रहा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा की इच्छा। नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सबकी अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास है। और जैसे भारत बढ़ रहा है, कोई सोचता था कभी? अरे हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। अपने इस्तीफे पर बीजेपी के नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करने के बाद PM मोदी से आशीर्वाद लिया था। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने एक रणनीति के तहत अपने सांसदों को भी विधायकी का चुनाव लड़वाया था। उसमें से 12 सांसद जीते, उनमें से प्रहलाद सिंह पटेल भी एक थे, जो अब सांसद नहीं है लेकिन विधायक बन गए। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने राष्ट्र
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कह दिया कि कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है, इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास तक नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल में इन्हें विश्वास है, लेकिन अगर कहीं बीजेपी जीत जाती है तो वे ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। इतने बड़े नेता, आपको लोकतंत्र में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल के अंदर आपको विश्वास है और देश के अंदर बाकी अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसका वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कारण करें। दरअसल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए थे और ये भी कह दिया था कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ लगती है। ये बात पुरानी है, लेकिन राजनीति में फिर से बात शुरू हुई। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसी बात को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और साथ ही अब उन्होंने अपनी ओर से राहुल गांधी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की अमेठी की हार के बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ, ये अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया। उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने का कांग्रेस ने काम किया, ये बात भी कही गई। और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुनियोजित, सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आईएनडीए गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें सबको एक मिलकर एक साथ रहना है। फारूक अब्दुल्ला, मैं और अन्य लोग, हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। ये चुनाव बीजेपी नहीं जीत रही है, एजेंसियां, पैसे की शक्ति और चुनाव आयोग ही जीत रहे हैं। जो चलती रहती है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूं, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। जी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है अभी, तो इलेक्शन कब होंगे उसका मालूम भी नहीं है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं। आपने देखा पहले भी हमारे कहीं कुपवारा हो गया, कुकरनाग हो गया, नूराबाद हो गया। हम लोगों की जानना चाहते हैं मुश्किलात और उनको दिलासा देना चाहते हैं। बहुत मायूस हैं लोग इस वक्त। अगर आप देखेंगे लोग मायूस हैं, लोग तंग पड़ गए हैं, पकड़ दकड़ का है, कोई बात नहीं कर सकता है। आईएनडीए गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी से जब सवाल किया गया था तो उनका बयान ये सामने आया था कि उन्हें इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके बाद वो लगातार सुर्खियों में बनी रही थी कल से लेकर आज तक। लेकिन अब कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि तमिलनाडु में आपदा की स्थिति है, इस बारे में वो जानकारी ले भी रही और इस समय वहां के मुख्यमंत्री अपने राज्य को नहीं छोड़ सकते। वे हमसे भी कोई मदद चाहते तो हम तैयार हैं। मुझे बैठक के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने इस बात की जानकारी दी। तमिलनाडु में कितना बारिश हुआ, डिजास्टर को तो आपको डिजास्टर का टाइम में कोई नहीं छोड़ सकता है ना। जब आई एम रियली वी आर कंसर्न अबाउट तमिलनाडु एंड वी हैव ऑलरेडी सेंड आवर कंडोलेंसेस एंड इफ दे नीड एनी रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम अस वी आर रेडी टू डू इट। सो इफ देयर इज एनी डिजास्टर देन द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट leave the place, they have to stay there. And I was not informed also earlier, but day before yesterday Rahul ji phoned me. आईएनडीए गठबंधन की बैठक को लेकर सवाल यह भी था कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार का बयान सामने आ ही गया। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि काम आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस राज्य का हित चाहिए, सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बात में फिर उन्होंने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी,
तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे। और वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब उस लायक भी नहीं रहे कि वो मुख्यमंत्री भी बन सके, क्योंकि उन्होंने जो बिहार विधानसभा और परिषद में कहा उसे वहां मुख्यमंत्री भी रहने लायक उनको जनता नहीं मानती। तो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है कि नीतीश बाबू अब उस लायक नहीं रहे कि मुख्यमंत्री भी बन सके, क्योंकि जो वक्तव्य उन्होंने बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में दिया, वो लगा कि अब कहीं एमपी बन के आ जाएंगे तो सारे एमपीओं को काम सूत्र न पढ़ाना शुरू कर दें और महिलाओं का अपमान शुरू कर दें। अभी तो पूरे देश का अपमान किए हैं बिहार की महिलाओं को, इसलिए उनका अब गुडविल ही नहीं बचा है। आईएनडीए गठबंधन की बैठक को लेकर लगातार कुछ खबरें ऐसी सामने आई कि कहीं आईएनडीए गठबंधन की एकता में दरार तो नहीं आ गई। इसी पर अब संजय राउत का भी बयान सामने आया, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे, एक निजी कार्यक्रम ममता बनर्जी का था, स्टालिन जी राज्य में बाढ़ की स्थिति को देख रहे हैं, वहां पर व्यस्त है, और बाकी नेताओं की कुछ न कुछ कार्यक्रम थे। इसलिए अब आईएनडीए गठबंधन की बैठक का समय और दिन बदला गया है, 16 या फिर 18 दिसंबर को बैठक करेंगे। बैठक आज होने वाली थी शाम को, और आज उद्धव ठाकरे यहां पहुंचने वाले थे, शिवसेना के प्रमुख। शरद पवार साहब भी दिल्ली में है, लेकिन कुछ प्रमुख नेता जो है, राहुल गांधी जी भी थे, जिसमें ममता जी है, उनके घर में एक शादी है। स्टालिन साहब के राज्य में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वो यहां से हिल नहीं सकते, और भी नेताओं के कुछ। आईएनडीए गठबंधन की बैठक पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कह दिया कि जो बैठक बुलाई गई थी, गठबंधन में राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, तो उन सभी को अपना कार्य छोड़कर दिल्ली आने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन सभी ने ये बताया है कि वो अभी नहीं आ सकते, और इसलिए बैठक का जो समय है और दिन है वो बदला गया। मीटिंग बुलाई गई है वो इमीडिएटली इलेक्शन के आउटकम के बाद बुलाई गई है। उससे पहले ही बातचीत चल रही थी कि मुलाकात होगी, पर क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं इसमें अलायंस में, और वो सारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर सारा काम छोड़कर दिल्ली आने में उनको दिक्कतें हो रही थी, जो उन्होंने अपनी इनेबिलिटी बताया टू ज्वाइन द मीटिंग। पर कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। वी विल रीवर्क अराउंड द शेड्यूल। जब मुंबई में भी हुआ था, 2-3 डेट्स पे चर्चा हुई थी, फिर थर्ड डेट फाइनलाइज हुई थी। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्द से जल्द मुलाकात होगी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इंडिया गठबंधन शुरू से ही एक नॉन स्टार्टर था और नॉन स्टार्टर ही रहेगा। ये एक अस्वाभाविक गठबंधन है जिसमें सांप भी है और नेवला भी है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, टीएमसी है और समाजवादी पार्टी भी है, जो आपस में लड़ते रहते हैं। अलायंस शुरू से ही एक नॉन स्टार्टर था और आज भी नॉन स्टार्टर है। ये मैंने पहले भी बोला था, एक अननेचुरल अलायंस है। इसमें सांप भी है, मंगूस भी है। और क्योंकि आप देखिए, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है और कांग्रेस पार्टी भी है, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, जो अपने आप से लड़ते रहते हैं। सपा भी है, कांग्रेस भी है, जो अपने आप लड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार के एक अननेचुरल अलायंस, वो सुपरफिशियल लेवल पे एकजुट आए थे सिर्फ मोदी जी। शीतकालीन सत्र के दौरान डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस ने कहा था कि इस देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आम तौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। इस बयान की चर्चा अब देश में होने लगी है। चौतरफा आलोचना डीएमके सांसद झेल रहे हैं और खासकर बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेताओं ने भी अब विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया और उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। So that is the main reason that the people of this country should think that
The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also. यानी कि अब हिंदी भाषी राज्य या फिर इंग्लिश बोलने वाले या फिर दूसरी लैंग्वेज वाले जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको बांटने का काम अब राजनीतिक पार्टी के सांसद करेंगे। सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष से पूछा जा रहा है। डीएमके सांसद डॉक्टर डीएनवी सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर अब कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा गया। तो सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए। इसमें अब विपक्ष में बैठे सभी सांसदों और विधायकों के अलावा नेताओं से भी ये सवाल पूछा जा रहा है। अब कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा लेना देना ही नहीं है। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकत रही और सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे ही बकवास करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में ही नहीं साथ ही सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है कि नेता डीएमके सांसद की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर अब बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हम गौ माता के सेवक हैं। डीएमके के सांसद जो कि सदन में कहते हैं कुछ, उन्हें सदन, जनता, गौ माता, देश और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी। जहां गौ माता मध्य प्रदेश में पूजा जाता था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार आई इसलिए है कि गौ माता का संरक्षण कर सके। लेकिन ये जो इस प्रकार के डीएमके के सांसद जो हैं, इन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, गौ माता से माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन धर्म के जो भी मूलभूत हमारे मूलाधार हैं, ये गौरी, गंगा, गौ माता, गाय माता। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस की टिप्पणी पर चौतरफा उनकी आलोचना हो रही है। गौमूत्र वाली टिप्पणी पर बोलते हुए बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने यह कह दिया कि इस प्रकार की भाषा का खामियाजा उन्हें 3 राज्यों के चुनाव में तो भुगतना पड़ा है और ऐसी हल्की टिप्पणी के बाद आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका खामियाजा इनको 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने जिससे सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार की ये टीका टिप्पणी है। गौमूत्र को हिंदू पवित्र मान। आप जानते हैं कि गौ माता के नाम पर पहले भी राजनीति तो होती आई है, लेकिन डीएमके सांसद ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद विपक्ष के उनके साथी भी उनकी आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी की तो उनको लगातार चौतरफा घेरना ही था। अब डीएमके को ऑफिशियल बयान क्या है, इसी बयान पर गौमूत्र वाली टिप्पणी पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि ये कोई डीएमके की सोच नहीं है, ये पूरे इंडिया गठबंधन का बयान है। इस प्रकार की विभाजनकारी नफरती सोच कोई पहली बार डीएमके ने प्रस्तुत नहीं की है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों को
कुछ ही घंटों में सच साबित कर दिया पूरे इंडी गठबंधन ने कि किस प्रकार की नकारात्मकता और किस प्रकार की विभाजनकारी और नफरती सोच की दुकान है ये। और ये कोई एकलौता डीएमके की सोच या डीएमके की बात नहीं है, ये पूरे इंडी गठबंधन का बयान है। क्योंकि इस नेता से पहले कांग्रेस के नेताओं ने 3 राज्यों के चुनाव हारने पर जिस प्रकार की अमर्यादित, अशोभनीय और निंदनीय टिप्पणी की उत्तर भारत को लेकर, और उसकी देखा देखी फिर डीएमके के नेता ने जिस प्रकार से संसद के भीतर ये टिप्पणियां की, गौमूत्र राज्य का मतलब क्या है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे पर कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी ऐसी जीत हासिल करेगी। ऐसी जीत हुई तो मेरे नाचने का मन हुआ तो मैं नाच लिया। पूरे देश में ही सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वोटर हैं, उन सब में उत्साह है इस बात का। और लोगों को इस प्रकार का उम्मीद तो थी, लेकिन क्योंकि कई बार जो अखबारों की रिपोर्ट होती है, कोई व्यक्ति जाके तो देखता नहीं है। हरियाणा का व्यक्ति झारखंड तो नहीं जाएगा देखने क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। तो सारी जानकारी जो होती है वो खबरों के माध्यम से होती है। तो जैसे अखबार लिखता है कि भाई मध्य प्रदेश तो क्लियर जीत रही बीजेपी, और राजस्थान में मुकाबले में है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, तो मैं तो उसी बात को मानूंगा ना जो अखबार कह रहा, क्योंकि वो वहां जाके तो कह रहा। लेकिन जब वो रिजल्ट आया तो उसमें देखा कि सारा का सारा ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, तो स्वाभाविक है, ऐसे में बहुत खुश हैं। तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंचे, जहां पर दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि हम रेवंत रेड्डी को उनकी जीत पर बधाई देते हैं। ये जीत कांग्रेस की रेवंत के संघर्ष की जीत है। प्रचंड जीत पर सारे हरियाणा वासियों को हमारे भाई रेवंत जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इनके नेतृत्व में जो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी है, वो कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की जीत है, रेवंत जी के संघर्ष की जीत है, तेलंगाना के लोगों की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, प्रियंका जी की, सोनिया जी की, खड़गे जी की जीत है। और हम सब मिलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूरा हरियाणा शुभकामनाएं दे रहा है हमारे भाई रेवंत जी को कि आपके नेतृत्व। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। हरियाणा सरकार पर सियासी प्रहार करते हुए इन्होंने नशे का मुद्दा उठाया और बढ़ते नशे पर सवाल भी पूछे। सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में नशा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में नशे से सुसाइड करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी है। नमस्कार। हरियाणा में नशा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का युवक नशे की गिरफ्त में बुरी तरह जगड़ता जा रहा है। हर घर नशा पहुंच रहा है। सरकार की मिली भगत के बिना नशे का इतना बड़ा कारोबार होना नामुमकिन है। पहले नकली शराब से इतनी सारी मौतें हो गई थी, अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा सामने आया है। हरियाणा में नशे की वजह से सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में सुसाइड रेट प्रति 1,02,000 व्यक्ति। हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तैयारी चल रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र हुड्डा ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खबरों तक से खास बातचीत करते हुए जहरीली शराब का मुद्दा उठाया और शिक्षा को लेकर भी सत्र में सरकार से सवाल किया जाएगा, इस बात के संकेत भी दिए। मोशन दिए हैं और कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं सबके ऊपर इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, काम रोको प्रस्ताव किन किन मुद्दों पर रहेगा सर? अभी तो अर्जेंट मोशन 1 दिया है हमने, जो जहरीली शराब से जो यमुनानगर में हुआ, बहुत सारे मारे गए, उसके बारे में। सर, ध्यान कर प्रस्ताव किन किन मुद्दों पर रहेंगे? बहुत है, वो तो अनगिनत है, काफी दिए हमने। बड़े मुद्दे कौन से रहेंगे सर सदन में जहरीली शराब के अलावा? जहरीली शराब है और भी है, शिक्षा के मामले में है, जिसने हाई कोर्ट ने खुद स्वयं माना है, शिक्षा बिल्कुल शिक्षा का भट्ठा बैठ गया।
हरियाणा कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें तो इससे पहले भी उन्होंने कई मुद्दों की लिस्ट बनाकर मीडिया के सामने हरियाणा के लोगों के सामने रखी और सरकार से सवाल पूछे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के विधायक हरियाणा विधानसभा में एक नई रणनीति के तहत सामने आएंगे। उनको मालूम है कि मौका बड़ा है, आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी खास बातचीत की गई। उन्होंने भी इन मुद्दों पर बातचीत की और जलील शराब का मुद्दा भी उनकी जुबान पर फिर से सामने आया। लॉ एंड ऑर्डर पर है, किसानों की जो समस्या हैं उन पर है। जिस तरह से पूरा स्वास्थ्य विभाग को पूरा पैरालाइज करके रख दिया है, 2 महीने से कोई फाइल नहीं निकल रही, इन चीज़ों पर है। ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। हाँ, ये सारे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सारे मुद्दे होंगे। दोबारा मुद्दों की बात तो होती है, लेकिन बात से बात बनती कितनी है। मुद्दों की बात करते करते नेता कहां से कहां नहीं पहुंच जाते हैं, अर्श से फर्श पर भी आ जाते हैं, फर्श से अर्श पर भी आ जाते हैं और ये सब कुछ चलता रहेगा। राजनीति अमर है, लेकिन आपके काम क्या वाकई में हो रहे हैं? 24 की खबर में सब कुछ बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बयान सुनवाते रहेंगे। 2024 का ख्याल आप रखिए। नमस्कार।